माइंडोरा गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम भैरव और छोटे का नाम था भोलाराम। बड़े भाई का विवाह पहले ही हो चुका था, लेकिन छोटे का विवाह करने से पहले उनके पिता गुजर गए। आज दोनों भाई पिता के गुजरने के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। हाँ देखो बोला, मुझे लगता है अब हमें बाबूजी की संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। बंटवारे का नाम सुनकर भोलाराम चौंक जाता है। क्या बंटवारा कर ले, वो भी अभी इतनी जल्दी? अरे भैया, पिताजी को गुजरे सिर्फ 13 दिन ही हुए हैं, गांव वाले क्या कहेंगे? इसमें जल्दी कैसी भोला? अरे ये तो हमारी अपनी संपत्ति है। बंटवारा आज करे या कल, अपना मामला तो हमें ही सुलझाना पड़ेगा ना। गांव वालों को क्या मतलब? लेकिन भैया, कम से कम पंचायत को बुला लेते हैं, गांव के बुजुर्ग भी रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अरे भोला, घर का मामला तब तक घर का रहता है जब तक हम किसी बाहर वाले को नहीं बताते हैं। अब तू सोच, हम दोनों भाई अपना मामला खुद नहीं सुलझा सकते हैं? अब भैरव भोलाराम को चालाकी से बहला फुसलाकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, जिससे भैरव बंटवारे में ना पंचायत को बीच में आने देता है और ना ही गांव के किसी आदमी को। अरे भोला, मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। तब तुझे मंजूर तो है ना? हैं? भोलाराम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जैसा आप ठीक समझो भैया, जो करोगे मेरे भले के लिए करोगे, आखिर बड़े भाई जो हो। यह सुनकर भैरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यही तो जवाब चाहिए था। तब दोनों भाई सबसे पहले अपनी पुश्तैनी गाय का बंटवारा करने पहुंच जाते हैं। देख भाई भोलाराम, हम ठहरे दो भाई और गाय हैं एक। ऐसे में गाय को बंटवारे में अलग अलग तो कर नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं, गाय का आगे वाला हिस्सा तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। भोलाराम कुछ सेकंड तक भैरव का चेहरा देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसा बंटवारा है। भैया, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। बात एकदम साफ है बोला। जहाँ तक तेरे हिस्से की गाय है, वहाँ का हर काम तेरी जिम्मेदारी, और जहाँ से मेरा हिस्सा शुरू होता है, वहाँ का एक एक काम मैं करूँगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, बोल मंजूर है? हैं? अरे भैया, अगर यही ठीक लगता है तो ठीक है। वैसे भी आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। मुझे मंजूर है आपका ये फैसला। यह सुनकर भैरव मन ही मन मुस्कुराने लगा। दूध तो पीछे से निकलता है, और दूध ही है असली कमाई का जरिया। ये इस मंद बुद्धि को कौन समझाए? ठीक है भोला, गाय के बाद अब बारी आती है घर में रखी उस मोटी रजाई की। तो चल, उसका भी बंटवारा कर लेते हैं। अब रजाई भी एक है और हम दो। अगर रजाई भी दो होती तो बंटवारा आसानी से हो जाता, लेकिन अब कैसे करें? सोच, कुछ सोच। है कुछ तेरे दिमाग में? कुछ देर सोचकर भोलाराम बोलता है, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा भैया। आप जानो बंटवारा कैसे करोगे, लेकिन रजाई फाड़ कर आधी आधी करेंगे, तब रजाई ना तो आपके काम आएगी और ना मेरे काम। इसलिए आप ही सोचो। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल पते की है बोला। तो एक काम करते हैं, दिन में रजाई तू रख तेरे पास और रात में रजाई मैं रख लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे में रजाई को भी आधी आधी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल, कैसा लगा मेरा आइडिया? हैं? अरे क्या हुआ? किस सोच में डूब गया? बोल, कुछ तो बोल। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कल यह निर्णय मैं भला गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? मुझे मंजूर है। वाह भैरव, वाह, रजाई का बंटवारा सुनकर तो धनवती खुश हो जाएगी। ठीक है तो बोला, अब बारी आती है अपने पुश्तैनी कुएं की। लगे हाथ उसका भी बंटवारा कर ही लेते हैं। तब दोनों भाई कुएं पर जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तभी भैरव की पत्नी उसे आवाज लगाकर बुला लेती है। तब भैरव धनवती को गाय और रजाई के बंटवारे वाली बात बताता है। तब बात सुनकर धनवती बहुत खुश हो जाती है। वाह जी वाह! मैंने जैसा बोला था ठीक वैसा ही किया है आपने, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा वो पागल भोला मान भी गया।
अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखती जाओ मैं कैसे सब कुछ अपना करता हूँ। लेकिन बंटवारा ऐसा करना कि गांव वाले भी कुछ न बोल सके, जो सुनने में बराबर लगे लेकिन फायदा सिर्फ हमारा हो। ऐसा बंटवारा कैसे हो सकता है? फायदा भी हमारा हो और बंटवारा भी बराबर लगे और गांव वाले भी कुछ ना बोले। अरे हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। जैसा मैं बोलूं बस आप वैसा ही करते जाना। तब धनवती भैरव को समझाती है कैसे करना है, क्या करना है। फिर कुछ देर में भैरव यहाँ से चला जाता है और कुएं के पास पहुँचता है तो वहाँ भोला राम पहले से खड़ा मिलता है। हाँ तो भोला, क्या सोचा है कुएं के बंटवारे के बारे में, हैं? मैं कैसे सोच सकता हूँ भैया, मैं तो छोटा हूँ। अच्छा है। चल तो मुद्दे की बात करते हैं। अब अपने पास कुआं एक है और पानी निकालने वाले ठहरे हम 2। तब भैरव कुछ देर सोचता है। ऐसा क्या बंटवारा करूं कि कुआं मेरे पास ही रहे? भोला, मैंने इस बार सोचा है, क्यों ना ये सारा कुआं तुझे ही दे दूं? सच में भैया? लेकिन सारा कुआं मुझे दे दोगे तो आप पानी कहाँ से लाओगे? क्या पियोगे? अरे पहले मेरी पूरी बात तो पूरी सुन ले। बात? कैसी बात भैया, मैं समझा नहीं। अरे यही कि सारा कुआं तो तेरा रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो मेरा। ऐसा बंटवारा सुनकर भोला राम की मुस्कान गायब हो जाती है। भैया इसका क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब यही है भोला, कुआं कुआं तेरा और पानी पानी मेरा। बोल, मंजूर है? ये सुनकर भोला कुछ सोचता है। भैया अगर पानी रखेंगे तो मैं क्या पीऊंगा? लेकिन खेत अभी बाकी है, क्या पता भैया मुझे खेत देना चाहते हो? क्या हुआ भोला, मेरा निर्णय पसंद नहीं आया क्या तुझे, हैं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपका निर्णय भी मंजूर है। ठीक है भोला, मेरे हिसाब से सब चीजों का बंटवारा हो गया है। कुछ रह गया है तो तुम बता दो, उसका भी लगे हाथ बंटवारा कर ही लेते हैं। अरे भैया सबसे जरूरी और असल चीज अपना ये खेत तो आप भूल ही गए, ये भी तो अभी बाकी है। अरे हाँ भाई, मैं तो इसका बंटवारा करना भूल ही गया। चल इसका भी बंटवारा कर ही लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ सब लोग खेत को आधा आधा बांट कर बंटवारा करते हैं। क्यों ना अपन लोग अलग तरीके से बांट कर बंटवारा करें? अलग तरीका? कैसा अलग तरीका भैया? यही कि ये सारा खेत और इसकी जमीन तेरी, इस पर होने वाली सारी फसल भी तेरी। बोल, क्या ख्याल है? सच में भैया, सच में आप कितने अच्छे हैं। मुझे विश्वास था आप कभी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। अरे भोला, आखिर मैं तेरा भाई जो हूँ, अब मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा तुझे, हैं? लेकिन हाँ, खेत की जमीन के नीचे फसल का जो भी हिस्सा होगा उस पर मेरा हक होगा। बोल, मंजूर है? हाँ मंजूर है भैया, मंजूर है। फसल तो जमीन के ऊपर ही होती है, नीचे तो उसकी जड़ रहती है। आप उसे लेकर क्या करोगे भला? अरे भोला, तू मुझे सिर्फ जड़ लेने देगा ना तो मेरे लिए वो भी बहुत है। फिर गांव वाले भी तुझे ऐसा नहीं बोलेंगे कि सारा खेत तुमने अकेले नहीं ले लिया। हाँ ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझो। अब रोज भोला सुबह सुबह गाय के लिए चारा काट कर लाता, पानी लाकर पानी पिलाता और बड़े चाव से उसे नहलाता है। लेकिन जब दूध निकालने का समय आता है तब भैरव बाल्टी लेकर पहुंच जाता है। अरे भोला, किधर जा रहा है? भूल गया बंटवारे में तुझे क्या मिला था, हैं? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा था आप दूध नहीं निकालोगे तो मैं निकालने आ गया। झूठ बोलने की भी हद होती है। तूने तो मुझे पागल समझ रखा है। अबे असली कमाई तो है ही दूध में, और तू चाहता है मैं इसे छोड़ दूं? चल हट सामने से, दूध निकालने दे, देर हो रही है। इतना कहकर भैरव गाय का दूध निकालने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद दूध निकालकर जैसे ही जाने लगता है तो भोला उसे रोक लेता है। अरे भैया, मैं भी सुबह से इसकी सेवा करता हूँ, चारा खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, तो दूध में मेरा थोड़ा हिस्सा भी नहीं बनता क्या? थोड़ा दूध तो मुझे भी डाल देते। अरे मेरे भोला, इतनी जल्दी बंटवारा भूल गया? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तू दूध कैसे मान सकता है? आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा है, और दूध भी पीछे वाले हिस्से से ही निकलता है, इसलिए दूध भी मेरा है।
जिस दिन तेरे हिस्से से निकलने लग जाए तब तू रखने लग जाना। और रही बात चारा खिलाने की, तो तुझे याद दिला दूं, आगे का हिस्सा तेरा है तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी तेरी ही हुई ना। यह सुनकर भोला का दिल टूट गया। उसने भैरव को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सिर झुकाकर यहाँ से सीधा खेत चला गया। खेत में दिन भर मेहनत करता है, फिर शाम को कुएं से जैसे ही पानी निकालने लगा तभी भैरव वहाँ पहुँच जाता है तो भोला के हाथ से पानी की बाल्टी छीन लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कुएं से पानी निकालने की? अरे भैया, बहुत तेज प्यास लग रही है, ले लेने दो ना पानी। अबे गधे की दुम, तेरा सिर्फ कुआं है कुआं, उसके अंदर जो पानी है वो मेरा है, मेरा। भूल जा बंटवारा। नहीं भैया, खेत से काम करके आया हूँ तो प्यास लग रही थी तो सोचा थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अगर आप दिखते तो मैं आपसे मांग लेता। क्या मांग लेता? अरे तेरे लिए मेरे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। इस गांव में मेरा कोई है तो वो आप ही है मेरे अपने। अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। बंटवारा किया तब कहाँ था? सारे बंटवारे में तेरी मंजूरी थी, मेरे अकेले का निर्णय नहीं था। ठीक है भैया, मैं नहीं निकालूंगा पानी, लेकिन अभी के लिए कम से कम 1 लोटा तो दे दो भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे 1 लोटा तो क्या, 1 बूंद भी नहीं दूंगा। कुएं का पानी सिर्फ मेरा है, मेरा। यह सुनकर भोला की आंखें भर आई। तब भोला चुपचाप यहाँ से चला गया। लेकिन कुएं का यह दृश्य गांव के कुछ लोगों ने भी देख लिया था। हाय राम राम राम, अथू कैसा भाई है, इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। हाँ रे, ऐसे लोग तो भाई के नाम पर कलंक है, कलंक। इसे तो कीड़े पड़ने चाहिए, कीड़े। गिरधारी, अब हमें चलकर गांव वालों को सच्चाई बतानी चाहिए। हाँ, सही कहा तूने। ससुर के जनों ने पिता की मृत्यु के 13 दिन बाद ही बंटवारा कर लिया, लेकिन भैरव ने बंटवारा बराबर नहीं किया। भोला के साथ बहुत नाइंसाफी की है उसने। उसके बाद ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब रोज सुबह भोलाराम गाय की सेवा करता है, लेकिन दूध तो भैरव निकाल कर ले जाता है। एक दिन पड़ोस की काकी यह सब देख रही थी तो उन्होंने भोलाराम को पूछ ही लिया। अरे भोलाराम बेटा, तू सुबह शाम इतनी मेहनत करके गाय की सेवा करता है, उसे नहलाता है, तू ही उसे चारा डालता है, फिर भी दूध भैरव निकाल कर ले जाता है और तू ऐसे ही उसे देखता रह जाता है। क्यों बेटा, क्यों? क्योंकि काकी मैं तो गाय का आगे वाला हिस्सा संभालता हूँ और भैरव भैया गाय का पीछे का हिस्सा संभालते हैं। अब दूध उनके हिस्से में निकलता है तो दूध भी तो उन्हीं का होगा ना। अब काकी को यह समझते वक्त नहीं लगा और झट से भोला को बोली, बेटा तेरा भाई बहुत चालाक निकला। कोई अपने सगे छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? वो बहुत बुरा है बेटा। नहीं काकी नहीं, मेरे भैया बुरे नहीं हैं। उन्होंने तो मुझसे पहले ही पूछा था, तुझे मंजूर है क्या ये फैसला? पूछा था तो तूने मना क्यों नहीं किया? जरूर इसमें भी उसकी कोई चाल थी। अरे नहीं काकी, वो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई। मैं उनसे सवाल जवाब करूं ये मेरे पिता के संस्कारों के खिलाफ है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे तू अभी भी उसका पक्ष ले रहा है, तेरे साथ इतना सब करने के बाद भी? नहीं काकी, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे लिए भगवान सम्मान है। यह सुनकर काकी की आंखें भर आईं। भोला, भगवान ने तुझे बहुत बड़ा दिल देकर भेजा है बेटा। इतना कहकर काकी यहाँ से चली गई। उसके बाद भोला घर के अंदर जाता है और देखता है तो खाने के लिए कुछ नहीं होता, सारा राशन खत्म हो चुका था। तब वह गांव के दुकान वाले सेठ के पास जाता है। राम राम धनराज सेठ जी। राम राम भोला, राम राम। कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे थोड़ा आटा उधार दे दीजिए, घर में राशन खत्म हो गया। उधार का नाम सुनकर धनराज सेठ हैरानी से भोला को देखने लगता है। उधार में आटा? तुम्हारे घर तो रोज दूध बिकता है। मेरी पत्नी भी तुम्हारे घर से ही दूध लेकर आती है, तुम्हें उधार लेने की क्या जरूरत? तुम लोग तो खूब पैसे वाले हो। तब भोला सेठ को बंटवारे की सारी कहानी बताता है, कैसे गाय खेत, रजाई और कुएं का बंटवारा हुआ है।
यह सुनकर धनराज सेठ को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं हुई। क्या? अरे रे 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 भोला, तब तो तू अपने ही घर में नौकर बनकर रह गया। नहीं भाई नहीं, मैं तुझे उधारी आटा नहीं दे सकता। पर क्यों सेठ जी, फसल कटते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं भाई नहीं, ना तो तेरे पीछे पत्नी है और ना बच्चे। अरे तेरे पीछे कोई है तो नहीं जिनसे पैसे मांग सकूं। क्या पता फसल काटने के बाद तू पैसे देगा भी कि नहीं। नहीं सेठ जी, मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे जा जा, तुझे उधार देकर मुझे बर्बाद नहीं होना। चल भाग यहाँ से भिखारी। ये सुनकर भोला का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप यहाँ से चला गया। थोड़ा आगे चलने पर कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। तभी भोला वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे कोई इतने भोले इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है भला? हाँ रे, मैंने इतना लालची और इतना सीधा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं भोला की जगह होता तो कब का भैरव की हड्डी फसली तोड़कर सीधा कर देता। हाँ सही कहा तूने, लेकिन भोला लड़ाई नहीं चाहता, उसे तो अभी भी अपने भाई से प्यार है। भोला इनकी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अंदर से उसका दिल टूट चुका था। उसे तो ये चिंता खाई जा रही थी, घर में खाने पीने को कुछ है नहीं, अब कैसे करूं गुजारा। हे ऊपर वाले, रास्ता दिखा। सोचते सोचते भोला घर पहुंच जाता है। अब रात होने लगी। भूख से हालत तो खराब थी ही, तभी ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। भोला ने बंटवारे में मिली रजाई को ओढ़ लिया। उसके कुछ देर बाद ठंड कम महसूस हुई ही थी कि तभी भैरव रजाई लेने पहुंच जाता है। अबे भोला, तू पागल हो गया क्या रे? हैं? रजाई रात में हमारी है, हमारी। ला इधर दे, देख कैसे आराम से खराटे मार रहा है। नहीं भैया नहीं, आज रजाई मेरे पास ही रहने दो ना, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे रे रे, शर्म तो तुझे बिल्कुल भी नहीं आती झूठ बोलते हुए, हैं? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। ला ला जल्दी दे रजाई, देख देर हो रही है मुझे। नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा विश्वास करो। लेकिन भैरव भोला की एक नहीं सुनता और भोला से रजाई छीन कर ले जाता है। बाबूजी, अगर आप रहते तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने देते। भोला ठंड से कांपता हुआ पुराने फटे कपड़ों में सिकुड़ कर बैठा था। उधर भैरव और उसकी पत्नी धनवती मोटी रजाई में घुसकर दोनों आराम से खर्राटे मार रहे थे। भोला जिए या मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। भोला अड़ोस पड़ोस से मांग मांग कर अपना गुजारा करने लगा। तभी देखते ही देखते खेत में बोई हुई आलू की फसल भी तैयार हो गई। तब भोला खेत से आलू निकालने लगता है। तभी भैरव भी वहां पहुंच जाता है। अरे अरे भोला, तू पगला गया क्या बे? हैं? अरे तुझे याद नहीं अपन लोगों ने खेत का बंटवारा कर लिया? हाँ भैया, मुझे अच्छे से याद है, खेत का बंटवारा हो चुका है और इस पर होने वाली सारी फसल मेरी है। आपने ही तो बोला था बंटवारा करते वक्त। अबे ढोल, मैंने तो ऐसा भी बोला था, मिट्टी के ऊपर जो भी होगा वो तेरा और मिट्टी के नीचे जो होगा वो मेरा। बोला था कि नहीं? हाँ बोला तो था। तो अब चल निकल यहाँ से। आलू मिट्टी के नीचे ही होते हैं और तब तक खेत में पैर मत रख देना जब तक मैं सारे आलू निकाल नहीं लेता। उसके बाद आकर घास फूस उठा लेना। अब जा यहाँ से, मुझे काम के बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। तब भोला अपना टूटा दिल लेकर खेत से चला जाता है और कुछ देर बाद मुखिया से मदद मांगने उसकी हवेली पहुंच जाता है। आओ आओ भोला, आओ आओ। राम राम मुखिया जी। राम राम भोला, कहो कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। तब भोला मुखिया को सारे बंटवारों के बारे में बताता है और कैसे भैरव ने फसल भी हड़प ली। भोला, तू बहुत सीधा इंसान है, तभी तेरे साथ ऐसा हो जाता है। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने हमारे बिना बंटवारा कर लिया। अब मैं तो क्या, एक बार बंटवारा होने के बाद कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुखिया जी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपना गुजारा करूं? देख भोला,
मैं तेरी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपनी दुकान में काम दे सकता हूँ ताकि तू अपना पेट भर सके। बोल, आएगा काम पे? आपका धन्यवाद मुखिया जी, आपने कम से कम मुझे काम तो दिया। गांव वाले तो मुझे किसी काम के नहीं समझते। इतना कहकर भोला यहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके कुछ देर बाद भोला के घर एक संत महात्मा भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तभी आवाज सुनकर भोला घर के बाहर आता है। बाबा मुझे माफ करना, मैं खुद एक भूखा हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकता। आप गलत घर आ गए। बेटा, क्यों एक सन्यासी का मजाक उड़ा रहे हो? इतना अच्छा घर है तेरे पास, तुझे भला किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं बाबा नहीं, घर अच्छा होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। आपको क्या बताऊं, गांव वाले तो मुझे भिखारी कहते हैं। उसके बाद भोला बाबा को अपनी सारी कहानी बताता है, कैसे उसके भाई ने गाय खेत, रजाई, कुआं, हर चीज में अपना फायदा देखकर बंटवारा किया है। इसलिए अब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अड़ोस पड़ोस से मांग मांग कर अपना पेट भर के गुजारा कर रहा है। बेटा, ये तो बहुत गलत हो रहा है तेरे साथ। लेकिन अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी जानबूझकर अन्याय सहने वाला दोषी होता है। यह सुनकर भोला चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। देख भोला, मेरी बात मानेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बात? कैसी बात महाराज जी? यही कि तेरे भाई को सबक सिखाने का समय आ गया। जैसा जैसा मैं कहता हूं तू बस वैसा ही कर। नहीं नहीं महाराज जी, मैं अपने भैया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अरे मूर्ख, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उसे उसकी ही भाषा में जवाब देंगे। तब बाबा भोला के बिल्कुल पास आए और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा। जैसे जैसे भोला बाबा की बात सुनता गया, वैसे वैसे उसकी आंखें बड़ी होती गईं। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। महाराज जी, क्या सच में इससे भैया समझ जाएंगे? कहीं मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? तू चिंता मत कर, तेरे सर पर बाबा का हाथ है। अगर वो ऐसे नहीं समझेगा तो उसे दुनिया समझा देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन मेरी बात याद रखना बेटा, अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उससे ज्यादा अन्याय सहने वाला होता है। ये बात कभी मत भूलना। इतना कहकर बाबा यहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम को भोला गाय को चारा खिला रहा था। तभी दूध निकालने का समय हुआ तो भैरव की पत्नी दूध निकालने आ जाती है। अरे भाभी, आज आप दूध निकालेंगी? भैया किधर गए? अरे भोला, तेरे भैया पास के गांव गए हैं आलू बेचने, रात तक आएंगे। इतना कहकर धनवती गाय का दूध निकालने बैठ जाती है। तभी भोला गाय के सींग पर लकड़ी मार देता है, जिससे गाय घबराकर एक जोरदार लात मारती है, जिससे दूध की बाल्टी और धनवती दूर जा गिरते हैं। हाय राम, मरवा दिया करम चले ने, मर गई रे। भोला दर्द से करहाती हुई धनवती को यही छोड़कर चला गया। उसके बाद जब रात को भैरव घर आता है तो पत्नी की ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे धनवती, ये क्या हो गया तेरे साथ? कैसे हुआ ये सब? तब धनवती भैरव को पूरी बात विस्तार से बताती है, यहाँ तक कि भोला ने दर्द से करहाती हुई धनवती को भी वहीं छोड़ दिया। यह सुनकर भैरव का खून खोल उठता है। उस भोला की इतनी हिम्मत है? उसने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैरव, नहीं, रहने दो, मत जाओ उसके पास। भैरव गुस्से गुस्से में धनवती की बात बिल्कुल नहीं सुनता और सीधा भोला के पास पहुंच जाता है। अरे भैया, आप क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ही पूछ रहा है क्या हुआ? अरे तेरी वजह से ही आज धनवती की ऐसी हालत हुई है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस भैया बस, बहुत हो गए आपके नाटक, लेकिन अब और नहीं। अरे भाभी की हालत मैंने नहीं, आपके लालच की वजह से हुई है। झूठ! तूने गाय को लकड़ी से मारा, तभी उसने लात मारी। हाँ तो इसमें गलत क्या है भैया? मैं अपने हिस्से की गाय को सहलाऊं या मारूं, आपको क्या लेना देना? भूल गए, बंटवारा आपने ही किया था। यह सुनकर भैरव अपना पैर जमीन पर पीटकर वापस आ गया।
पहली बार उसी की चाल उसी पर भारी पड़ी थी। इस भोला का इलाज तो मुझे करना ही होगा। बहुत पंख निकल रहे हैं इसके। भैरव सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी निकालने जाता है और तभी देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, रस्सी डोल और बाल्टी कहाँ गई? अरे भोला, अरे भोला! अभी आया भैया। तभी भोला जल्दी से भैरव के पास पहुंचता है। तब भैरव पूछता है, अरे भोला, आजकल चोर कुएं की बाल्टी, रस्सी और डोल भी चुराने लग गए क्या रे? नहीं नहीं भैया, वो सब तो सुरक्षित मेरे पास है। क्या? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अब मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगा है? भैया गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। भूल गए बंटवारा? कुआं मेरा है। अब मैं इनके साथ कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अबे गधे, कुआं तेरा है तो क्या कुएं के अंदर पानी तो मेरा है ना? यही तो भैया, पानी आपका है तो क्या हुआ, पानी तक पहुंचने का रास्ता तो मेरा है ना। भैरव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा उतर गया। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो पंचायत में सबके सामने कोड़े मरवाऊंगा। इतना बोलकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तब भैरव गांव के मुखिया के पास जाता है और सारी बात बताता है। तो मुखिया कहता है, देख भैरव, तूने बंटवारा पंचायत के बिना ही किया था। अब पंचायत तेरे मामले में नहीं पड़ सकती। मुखिया ने भैरव की एक नहीं सुनी। अब भैरव जिद का तो पक्का था ही। तो भैरव भोला को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। फिर सारी बात राजा को बताता है, कैसे भोला ने उनका जीना हराम कर रखा है। सारी कहानी राजा को सुना देता है। अच्छा तो ये बात है। देखो भैरव, मैंने तुम्हारी बात सुनी है और तुम्हारा इल्जाम ये है कि तुम्हारा अपना छोटा भाई भोला तुम्हें गाय का दूध नहीं निकालने देता और कुएं से पानी भी नहीं पीने देता। ये तो गंभीर समस्या है। हाँ तो भोला, क्या ये सच है? अगर सच है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ महाराज, ये सच है, लेकिन मैंने जो किया है वो गलत नहीं है। मेरे भाई ने आपको आधी कहानी ही बताई है महाराज। क्या आधी बात ही बताई है? कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। महाराज, बात यह है कि गाय का आगे का हिस्सा मेरा, पीछे का मेरे भैया का। चारा पानी नहलाना सब मैं करूं, लेकिन दूध पूरा भैया ले जाएं। और जब दूध मांगता हूं तो बोलते हैं दूध हमारे हिस्से में आया है, इसलिए सारा दूध हमारा है। अरे रे रे रे, ऐसा भी कोई करता है क्या भला? इसलिए मैंने अपने भैया को सबक सिखाने के लिए गाय के सिंग पर लकड़ी रखी, जिससे गाय डर गई। अब मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना महाराज। ये बात है, तो फिर तूने कुएं से रस्सी डोल और बाल्टी क्यों छुपाई? किसी को प्यासा रखने की तो सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। हाँ महाराज, इसे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो जिसे ये जिंदगी भर ना भूल सके। महाराज, अगर आपको लगे मैंने गलती की है तो आप मुझे जरूर सजा दें, लेकिन उससे पहले कुएं की भी सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए। अरे तुम लोग हो क्या चीज? जो भी बात है, सबके पीछे कुछ न कुछ राज छुपा रखे हो। क्या है कुएं के पीछे की सच्चाई? जल्दी बता। महाराज, जब कुएं का बंटवारा किया तब मेरे भाई ने सारा कुआं मुझे दिया और अपने हिस्से में सिर्फ कुएं का पानी रखा। जब मुझे प्यास लगी तब इसने मुझे पानी का एक लोटा भी कुएं के पानी से नहीं लेने दिया। अब कुएं से पानी निकालने का रास्ता मेरे हिस्से में है, इसलिए महाराज मैं अपना हिस्सा क्यों काम में लेने दूंगा? भोला, तुम्हारा कहना भी सही है। हाँ, तुमने भैरव को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वाह भाई वाह, मान गए तुमको। तुम्हारा नाम भोला जरूर है, लेकिन तुम भोले हो नहीं। महाराज, ये क्या? आप तो इसकी तारीफ करने लगे। मैं यहाँ न्याय मांगने आया था। मुझे न्याय दिलाइए महाराज, मुझे न्याय दिलाइए। अरे मूर्ख, तुझे शर्म आनी चाहिए। तूने अपने छोटे भाई के साथ ही ऐसा अन्याय किया। अब मुझे गुस्सा आने से पहले चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरे इतने कोड़े मरवाऊंगा कि 7 जन्मों तक ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अब निकल जा मेरी आंखों के सामने से। राजा ने इतना बोला ही था, भैरव डर के मारे चुपचाप यहाँ से चला जाता है और गुस्से गुस्से में घर पहुँच जाता है। अबे ये ससुरा कैसा राजा है? मैं गलती करूँ तो गलत और वो भोला गलती करे तो सही, ये कैसा न्याय है? शाम हुई तो भोला ने रजाई को पानी में डुबो दिया। रजाई
पूरी भीग गई। उसके बाद भोला ने रजाई को सुखाया भी नहीं। अब जैसे ही रात हुई, भैरव हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ रजाई लेने पहुंच जाता है। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। लेकिन जैसे ही उसने रजाई उठाई, उसके हाथ ठंडे पानी से भीग गए। भोला, ये क्या किया तूने? रजाई पूरी भीगी हुई है, अब रात को हम सोएंगे कैसे? हैं? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है भैया। दिन में रजाई मेरी है तो मैंने सोचा मैं इसे नहला दूं। अब दिन में मैं इसे नहलाऊं या सुखाऊं, मेरी मर्जी। रात में रजाई आपकी है तो आप रात में इसके साथ चाहे जो कर सकते हैं। तभी भैरव सोचता है, आजकल भोला को हो क्या रहा है? पहले तो ये ऐसा नहीं था। अब भैरव रजाई वाली बात अपनी पत्नी को बताता है, तब वो भी सुनकर डर जाती हैं। भैरव, अब हम कैसे सोएंगे? रात की ठंड तो हमारी जान निकाल देगी। पूरी रात भैरव और धनवती ठंड में कांपते रहे। उसको पहली बार एहसास हुआ कि तकलीफ कैसी होती है। उसके बाद सुबह होते ही भोला खेत पहुंच जाता है, जहां भैरव और धनवती भी थे। लेकिन भोला किसी की भी परवाह किए बगैर सारे खेत में आग लगाकर सारी फसल बर्बाद कर देता है। अरे रे रे मूर्ख पागल इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है? भैया, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। क्या बोला बे? ये फसल मैंने अपने पैसों से लगाई थी। ये तेरी नहीं, मेरी है। तेरी नहीं जो इसे जला डाली। लगता है आप भूल गए, सारा खेत मेरा है और इसकी जमीन के ऊपर जो भी होगा वो सब मेरा है। ये आपने ही बोला था। भैरव वापस राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाता है, यह सोचकर कि इस बार राजा इसे जरूर सजा देंगे। तो फिर आ गया, इस बार क्या कांड हो गया है? महाराज, भोला ने इस बार मेरी सारी फसल को आग लगाकर बर्बाद कर दी। अब मैं क्या खाऊंगा, कैसे अपना गुजारा करूंगा? आप ही बताइए महाराज। क्यों भोला, क्या ये सच है? तुमने ही फसल को आग लगाकर बर्बाद किया है? हाँ महाराज, ये सच है। मैंने ही फसल को आग लगाकर बर्बाद किया है। लेकिन महाराज, मैं अपने हिस्से को रखूं या जलाऊं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना महाराज। ये तो मेरा हक है, इसमें मेरी क्या गलती? अपना हिस्सा? मैं कुछ समझा नहीं, पूरी बात विस्तार से बता भैरव। हमेशा आधी अधूरी बात बताता है। महाराज, मेरे भाई ने बंटवारे में कहा था, सारा खेत तेरा और इस जमीन के ऊपर जो होगा वो सब तेरा, लेकिन जमीन के नीचे जो होगा वो सब भैरव का। इसलिए मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना महाराज। लेकिन पिछली बार आलू की फसल बोई थी तो मेरे भाई ने मुझे एक आलू भी नहीं लेने दिया, ये बोलकर कि आलू जमीन के नीचे होते हैं, इसलिए इन पर सिर्फ भैरव का हक है। अब आप ही बताइए महाराज, मैंने कुछ गलत किया है? अरे भैरव, तूने ये कैसा बंटवारा किया था रे? लालच की भी हद होती है। लेकिन भोला, बंटवारे में तुमने ये सब मान कैसे लिया? भोला कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, बाबूजी के जाने के बाद मेरे पास भैया ही थे। तब मैंने सोचा एक दिन इनका लालच खत्म हो जाएगा तो सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। फिर जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तब तूने विरोध क्यों नहीं किया? तभी भोला की आंखें भर आईं। महाराज, मैंने बचपन से यही सीखा था कि बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। सम्मान और गुलामी में फर्क होता है भोला, और जो व्यक्ति अपने भाई के साथ न्याय नहीं कर सकता वो किसी के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। उसके बाद राजा के आदेश पर भैरव और उसकी पत्नी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, ताकि और दूसरा व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने की भी ना सोचे।